जय हिंद मेरे डियर साथी, मैं आपका साथी विकास और आज हम देखने वाले हैं कक्षा 10 विषय विज्ञान। ये पेपर 2024 का, इसका सेट की बात की जाए तो पेपर नंबर 1 है। यदि अब सेट आई कितना सेट है, ये 824 आईजे है। ठीक है, इसका मेरे भाई फुल सोल्यूशन यानी A to Z मतलब जो भी कुछ रहेगा सब कुछ हम क्या करने वाले हैं इस वीडियो में डिटेल में देखने वाले हैं। ठीक है, ये विज्ञान का। और याद रखिए यदि जो 2025 में आप एग्ज़ाम जो देने जा रहे हैं, यदि आप इस वीडियो को देख कर जाते तो बहुत ही ज़्यादा आप इससे आपको हेल्प मिलने वाला है। ठीक है यानी पेपर आपको कैसे मिलेगा आपको दिखा देते हैं। ठीक है, एक्चुअल पेपर हमारे पास बहुत सारा है। ठीक है, हमारे पास बहुत सारा पेपर यहाँ पर एक्चुअल सामाजिक विज्ञान गणित वगैरह। देखिए ये आपके सामने ऐसा रहेगा पेपर। ठीक है, इसे थोड़ा सा छोटा सा करके दिखाते हैं। आपके सामने ऐसा पेपर रहेगा। टोटल ये तो अलग कोड है, आज हम इसको पूरा डिटेल में देखने वाले हैं। नेक्स्ट में इसको हम क्या करेंगे पूरा डिटेल में देखेंगे। यहाँ पर अपना अनुक्रमांक लिखना रहेगा, उसके बाद अपना नाम लिखना रहेगा। ठीक है, समय की बात की जाए तो ये कोड वगैरह है, ये अलग अलग देखा जाए तो कोड होते हैं, क्योंकि देखा जाए तो टोटल विज्ञान में टोटल 7 सेट होते हैं और अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग सेट जाते हैं। ठीक है, तो ये तो आप समझ ही रहे हैं। ठीक, यदि यहाँ पर देखा जाए तो ये 2024 का पेपर विज्ञान है। अब इसमें हमें देखिए पूर्णांक की बात की जाए तो 70 नंबर आपको मिलने वाला इस पोर्शन से। ठीक है, और 30 जो नंबर रहेगा आपके स्कूल से डिपेंड करता है आपके एग्जामिनर और तुम्हारे पास क्लास टीचर पे डिपेंड करता है कितना देते हैं। अब टाइमिंग की बात की जाए तो 3 घंटा 15 मिनट होता है। लिखा है प्रारंभ में 15 मिनट यानी परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित किया जाता है। मतलब 15 मिनट पेपर आपको अच्छे से देखना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ से सामने। और याद रखना हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्जन में उपलब्ध रहता है, पर एक ध्यान से सुन लीजिए, उसके बाद आप करना है। प्रश्न पत्र 2 खंड हैं, खंड अ और ख बन यानी ब में यानी ए और बी में क्या हो गया, इसे डिवीजन किया गया। खंड जो अ होता है और ब 3 उपखंडों में डिवीजन है, क्योंकि देखा जाए तो विज्ञान में फिजिक्स केमिस्ट्री बायो सुने होंगे आप, वो तीनों इसमें होता तो अलग अलग वही उपखंड ए बी यहाँ पर 1 2 3 दे रखा यानी दे रखा। प्रश्न अ में यानी प्रश्न पत्र खंड अ में सभी प्रश्न क्या रहेंगे, बहुविकल्पी रहेंगे। और इसमें बहुविकल्पी की संख्या कितनी रहेगी, टोटल और टोटल 20 MCQ रहेंगे। क्या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे, जिसको आपको OMR सीट पे करना रहेगा। किस पे, OMR सीट पे रहेगा। ठीक है, इसे भी हम जल्द प्रोवाइड करा देंगे, कैसे आपको भरना ये सारी जानकारी हम आपको देंगे। क्योंकि देखिए ये आपके सामने चित्रकला की पेपर, ये सामाजिक विज्ञान की पेपर, और ये देखा जाए तो गणित का पेपर, और उसके बाद ये देखा जाए तो अंग्रेजी का पेपर। मतलब हमारे पास सारे पेपर उपलब्ध हैं। सब धीरे धीरे हम क्या कर देंगे, आपको जहन में बैठा देंगे। ये देखिए गृह विज्ञान का पेपर जो बालिकाओं के लिए है, ये सारी पेपर हमारे पास उपलब्ध है। कैसे आपको OMR सीट वगैरह भरना, इस सब की जानकारी आपका भाई आपको प्रोवाइड कराएगा। ठीक है, देखिए याद रखना OMR सीट पे एक बार यदि लिख दिए काले या नीले पेन से, या याद रखना बाल पेन प्रयोग करना। बाल पेन मतलब एक जेल पेन होता है, जेल पेन नहीं प्रयोग करना, बाल पेन प्रयोग करना। OMR सीट पे क्या कर दिए, उत्तर देने के पश्चात उसे काटे नहीं, न तो इरेजर से न तो व्हाइटनर का प्रयोग नहीं करें। आपसे ही अनुरोध है। MCQ जितने भी रहेंगे आपके कितने नंबर के रहेंगे, 1 नंबर टोटल होने वाले हैं। ठीक है, और सब हम जानते हैं, जैसे जैसे करते जाओगे आपको आइडिया मिलता जाएगा। ठीक है, देखिए ये सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी गई है। उसके बाद यहाँ से आपका मेन MCQ यहाँ से देखिए, चाहे आप इंग्लिश वर्जन में करिए चाहे हिंदी, हम हिंदी वर्जन कराने वाले हैं। बहुविकल्पी आपका यहाँ से स्टार्ट होता है। ठीक, ये तो इसका अलग सेट था, आज हम सेट करने वाले IG को एकदम से डिटेल में। आप आशा करते हैं ये ऊपर सारी चीज़ें आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब हमें मेन मुद्दा यहाँ से स्टार्ट होता। बहुविकल्पी प्रश्न में पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा, ध्यान से सुनिए। का दिया है, उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब सदैव बनता है। तो आपको डायग्राम के जरिए हम आपको समझाएंगे। देखिए कॉन्सेप्ट जब क्लियर रहेगा कि नहीं, इसका पहला, इसका दूसरा, इसका, ये हम नहीं करने वाले हैं। यदि आपको ठीक है, यदि टाइम थोड़ा सा लगता है कि स्लो कर रहे हैं तो आप क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा स्पीड में भी देख सकते हैं। आप यदि पढ़े होंगे, ठीक है, ये आपके पास क्या हो गया, एक यहाँ पर क्या होगा उत्तल दर्पण, ये आपको ऐसे ऐसे क्या कर देना, उत्तल दर्पण बना देना। आप सुने होंगे ऐसे सीधे जाता है, आप सुने होंगे 2-3 रूल सुने होंगे। ये मान लेते हैं फोकस है और इसको मानते हैं वक्रता केंद्र कहते हैं, और इस वाले बिंदु को क्या बोलते हैं, ध्रुव बोलते हैं। इतना तो मानते ही हैं। अब क्या कर सुने होंगे, जब भी कोई वस्तु यानी जब भी कोई किरण अनंत से आती है, ठीक, अनंत से मान लेते ये गई और अनंत से मान लेते ये गई, आने वाली किरण को हम आपतित किरण कहते हैं,
ये देखा जाए तो टक्कर के पश्चात हमेशा हमेशा कहाँ पर मिलती है, फोकस पे, उत्तल दर्पण के लिए फोकस पे मिलती हुई प्रतीत होती है। ये इसको यहाँ पर किया जाए तो ये पीछे की तरफ जाएगा, ये तो होगा, ये तो एक होता। ठीक, अब हमसे कहा क्या है, देखिए कह दिया उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब सदैव बनता है। ठीक है, एक कंडीशन ये होती है और एक कंडीशन और होती है, दुइया कंडीशन। एक बार उत्तल दर्पण के लिए एक बार वस्तु को अनंत पे रखा जाता है, एक बार यहाँ पर कहीं बीच में रख दिया जाता, उसके बाद कर दिया जाता, बस काम हो जाता। तब देखा जाए यदि यहाँ पर अनंत पे वस्तु रहेगी तो फोकस पे बनेगी। ठीक, और क्या होगा, यदि मान लेते हैं इधर यदि किया जाए तो फोकस और ध्रुव के बीच में यहाँ पर कहीं बनेगी, वो कंडीशन होता है। जैसे मान लेते हैं, हम थोड़ा सा तेजी से कर देते हैं, ऐसे कर दिए, यहाँ पर यदि वस्तु रखी गई तो सीधे जाएगी और फोकस पर आती हुई प्रतीत होगी, इधर कर देंगे। और एक बिंदु सी होता है यहाँ पर, अब ऐसे करेंगे ना। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये कटान बिंदु पर ये काट रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर एफ हो जाएगा पी, और एफ और पी के बीच में तो ये क्या दे रखा, ध्यान से सुनिए, कह दिया उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब सदैव बनता वक्रता केंद्र पर, वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच में। दूसरा ऑप्शन वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच में। दूसरा दे रखा तुम्हारे पास, क्या दे रखा है, ध्रुव तथा फोकस के बीच में। अभी क्या बोले, चाहे फोकस पे, यदि मान लेते इसमें से कोई ऑप्शन केवल फोकस पे कर रहा है तो उस पर टिक मार सकते हैं। इसमें कहा ध्रुव और फोकस के बीच में, देखिए ये ध्रुव हो गया, ये फोकस के बीच में, यहाँ पर कहीं बीच में बन रहा है, तो कौन सा ऑप्शन मारेंगे, सी वाला ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। तो सी वाला ऑप्शन क्या कर देंगे आप, यहाँ से टिक मार देंगे इजीली। ठीक, ये हो गया इनके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा, ध्यान से सुनिए, जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है। ठीक है, अच्छा क्या कह रहा है, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर अभिलंब से दूर हटती है तो वह क्या होगा, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, या विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, कम अपर्तनांक वाले माध्यम से अधिक अपर्तनांक वाले माध्यम में जाती है, दूसरा पारदर्शी माध्यम से अपारदर्शी माध्यम में जाती है। ये चार ऑप्शन दे रखा। अब देखिए थोड़ा सा इसको कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए, ये आपके पास पहला था, दूसरा हम यहाँ नीचे बताते हैं। देखिए आप सुने होंगे, जब भी कोई प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम, मान लेते हैं तुम्हारे पास क्या होगा, अभी ध्यान से सुनिए, कॉन्सेप्ट क्लियर करना, घुमा भी कर सकता है क्वेश्चन को। ये मान लेते हैं हमारे पास दो माध्यम है, इसको मान लेते हैं तुम्हारे पास क्या मान लेते हैं, वायु। वायु को कौन सा माध्यम माना जाता है भाई, विरल माध्यम माना जाता है। कौन सा, विरल माध्यम। और ये मान लेते हैं कांच, कांच को हम क्या मान लेते हैं, सघन माध्यम मान लेते हैं। ऐसे भी कर सकता वायु से कांच में जाने पर, इसीलिए हम क्या करें, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर करते जा रहे हैं। ठीक है, अब सुने होंगे, थोड़ा सा दूसरा पेन ले लिया जाए। अब सुने होंगे, जब भी कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम पे, मान लेते हैं ये प्रकाश की किरण आ रही है और इस पे क्या खींच दिया जाए, ये अभिलंब खींच दिया जाए। अभिलंब खींच दिए सर, ये कोई टेंशन नहीं, अभिलंब खींच दिए। अब याद रखना, जब भी कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो ये अभिलंब की तरफ मुड़ती, इसकी तरफ मुड़ती, यानी इधर की तरफ मुड़ती है। ठीक है, इधर की तरफ। तो थोड़ा सा आपको क्या कर देना, टिल्टेड इधर बना देना। तो एक्चुअल में जाना चाहिए था ऐसे सीधे, बट अभिलंब की तरफ झुकती है। एक कंडीशन हो गया। मान लेते हैं तुम्हारे पास क्या होगा, दूसरा कंडीशन मान लेते हैं। ठीक है, कंडीशन आप क्लियर करते जाइए, कॉन्सेप्ट यदि क्लियर कर रहे हैं तो अब सारा चीज आपका इजीली बन जाने वाला है। अब मान लेते हैं तुम्हारे पास ये माध्यम, तुम्हारे पास क्या होगा, सघन माध्यम है, ये वाला माध्यम सघन है, और इधर मान लेते हैं तुम्हारे पास क्या हो गया, विरल माध्यम हो जाएगा। यही हमसे क्वेश्चन पूछा है कि एक माध्यम से, ठीक, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर अभिलंब से दूर हटता है, यही ना कह रखा। अब देखिए ये मान लेते हैं ये प्रकाश की किरण है, यहाँ पर क्या कर दिए, यहाँ पर अभिलंब खींच दिए, ये प्रकाश की किरण ऐसे बना देते हैं, ये ठीक, आपतित किरण। अब देखिए सघन माध्यम से जब विरल मारती तो अभिलंब से दूर हटती, तो ये एक्चुअल में क्या कर देगी, ऐसे सीधे इधर चली जाएगी। एक्चुअल में जाना चाहिए था ऐसे, बट ये क्या अभिलंब से, देखिए अभिलंब से दूर भाग रही है, ये अभिलंब की तरफ जा रही है। अब क्वेश्चन में क्या पूछा, आप ध्यान से सुनिए, लिख रखा जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम से अभिलंब से दूर हटती, अभी क्या बोले, अभिलंब से जब दूर बढ़ती तो सघन से विरल माध्यम में, तो कहीं ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन दे रखा है सघन माध्यम से विरल माध्यम, मतलब पहला ऑप्शन क्या कर देंगे आप, टिक मार देंगे। ऐसे ही आपको इजीली करना, ज़्यादा कुछ करना नहीं है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा, ध्यान से सुनिए, कह दिया है उत्तल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। कितनी, उत्तल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, चलो कोई टेंशन नहीं। उससे 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी कोई वस्तु, यानी वस्तु मतलब यू की वैल्यू दे रखी है, फोकस मतलब एफ की वैल्यू दे रखी, तो प्रतिबिंब बनेगा। ऑप्शन यहाँ से दे रखा, पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करते, जिस पे लगेगा उस पे हम टिक मार देंगे। ठीक है, देखिए क्या क्या क्वेश्चन पूछा, यहाँ पर थोड़ा सा आपको रखने देते हैं। ठीक है, इधर कर देते हैं, यहाँ पर हम कॉन्सेप्ट क्लियर कर
कर देते हैं। देखिए हमसे कह दिया एफ बराबर तुम्हारे पास क्या होता है, यदि सुने होंगे तुम्हारे पास क्या लिख रखा 15 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर वस्तु की दूरी। तो यहाँ पर u बराबर तुम्हारे पास क्या होगा, उत्तल लेंस है, तो उत्तल लेंस के लिए क्या कर देते हैं माइनस सेंटीमीटर में लगाते हैं। कोई टेंशन नो सर, यहाँ पर प्लस होता, हम लिखे नहीं है। अब हमसे कह दिया प्रतिबिंब v की तुमसे क्या कर दिया वैल्यू हमसे पूछा। यदि आप थोड़ा सा पढ़े होंगे लेंस का फार्मूला 1/f बराबर में 1/v माइनस में क्या हो जाएगा 1/u, ये आपके पास क्या होगा फार्मूला, इसी पे वैल्यू रख दीजिए, आंसर अपने आप आ जाएगा। देखिए 1/f मतलब 1/15 लिख सकते हैं, कोई टेंशन नो सर, नो टेंशन नहीं है। बराबर में 1/v यही हमसे पूछा, माइनस में 1/v की हम क्या करते हैं v की जगह माइनस में क्या लिख देते हैं 30 लिख देते हैं, ऐसे ही रहने देते हैं। लिख सकते हैं, यस सर लिख सकते हैं। 1/ तुम्हारे पास 15 हो जाएगा, बराबर में 1/v माइनस माइनस तुम्हारे पास क्या हो जाएगा प्लस 1/30, यहाँ से लिख सकते हैं। यस सर लिख सकते हैं, कोई टेंशन नहीं। इसको उठा के यदि इधर लाया जाए तो बताओ क्या होगा, ला सकते हैं, यस सर ला सकते हैं, ठीक है। तो 1/ तुम्हारे पास कितना हो जाएगा 15, इधर उठा के लाए प्लस है तो क्या हो जाएगा 1 माइनस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस है ये, बराबर में तुम्हारे पास कितना हो जाएगा 1/v हो जाएगा। इतना सर कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं। अब बताइए इन दोनों का एलसीएम लिया जाए तो एलसीएम कितना होगा भैया 3 होगा, 3 होगा, यस। 15 दूना 30 हो जाएगा, 30 एक अन्नम 30 हो जाएगा, बराबर में तुम्हारे पास 1/v हो जाएगा। इतना कर सकते हैं। अब बताइए यदि ये घाट इधर 2 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा 1/30 हो जाएगा, बराबर में क्या हो जाएगा 1/v हो जाएगा, ठीक। तो v बराबर यदि पलट दिया जाए तो तुम्हारे पास क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। अब बताइए v धनात्मक आया है, ठीक, धनात्मक आया तो बताइए ये तुम्हारे पास क्या मान लेते हैं उत्तल लेंस है, ठीक है, ये हो गया। तो धनात्मक इधर लिया जाता है और ऋणात्मक इधर लिया जाता है, दाहिने तरफ धनात्मक बाएं तरफ ऋणात्मक। तो धनात्मक आएगा तो जाहिर सी बात क्या हो गया, ये क्या करेगा दूसरी ओर बनेगा, क्या बनेगा भैया दूसरी ओर बनेगा, और क्या बनेगा उल्टा बनेगा, क्या बनेगा यहाँ से उल्टा प्रतिबिंब बनेगा, और वस्तु के आकार का ही बनेगा। क्योंकि देखा जाए तो वस्तु कितनी 30 सेंटीमीटर की थी, 30 सेंटीमीटर ये भी आया, तो वस्तु के आकार का ही बनने वाला है, ठीक है, वस्तु के आकार का ही बनने वाला है, ठीक है। तो अब देखिए आपके क्वेश्चन में यहाँ पर क्या दिया, उस पर टिक मारिए। लिखा हमारे पास कितना आया 30 सेंटीमीटर दूसरी ओर, तो यहाँ पर क्या लिखा है ध्यान से सुनिए, 30 सेंटीमीटर क्या दे रखा है दूसरी ओर, 30 सेंटीमीटर वस्तु की दूसरी ओर, वास्तविक बनेगा उल्टा बनेगा वस्तु के आकार का बनेगा, वास्तविक बनेगा उल्टा बनेगा वस्तु के आकार का बनेगा। 30 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है, दूसरी ओर, तो मतलब बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बस यही आपको कॉन्सेप्ट, थोड़ा सा टाइम लगेगा बट एक भी कॉन्सेप्ट छूटना नहीं चाहिए मेरे भाई, ठीक है। ठीक, ज़्यादा बड़ा होगा तो हम 20 MCQ करा के दूसरे उसी में सेकंड पे हम लेक्चर बना देंगे, उससे आप देख लीजिएगा, कोई टेंशन नहीं, बट कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए भाई। देखिए क्या दे रखा, एक प्रकाश प्रिज्म, ठीक है, एक श्वेत प्रकाश एक प्रिज्म से गुजरता है तो निर्गत प्रकाश में प्रिज्म के आधार पर दृश्य लिखा दूरस्थ प्रकाश का रंग होता लाल, पीला, नीला या बैगनी। आप यदि प्रिज्म के बारे में थोड़ा सा पढ़े होंगे, नॉलेज होगा, तो ये मान लेते हैं तुम्हारे पास क्या होगा एक सिंपल सा प्रिज्म। अभी आपको प्रिज्म एक्चुअल हम क्या होगा ऑफलाइन क्लासेस में दिखाते हैं। आप सुने होंगे जब कोई श्वेत प्रकाश की किरण इस पे जाती है तो ये क्या हो जाती 7 रंगों में बंट जाती। तो मान लेते 1 रंग हो गया, 2 रंग हो गया, 3 रंग हो गया, 4 रंग हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, और ये तुम्हारे पास यहीं पर 7 ले लेते हैं। तो सुने होंगे वायलेट सबसे यानी बैगनी वाला सबसे नीचे रहता है और रेड वाला सबसे ऊपर रहता है। अब कह दिया है, ठीक। अब देखिए क्वेश्चन पढ़िए, ये रेड हो गया, रेड मतलब लाल हो गया, ठीक है, इतना पढ़िए। वायलेट होता तो केवल आप दुइया कलर पढ़िए। देखिए क्या कह दिया, आधार से दूरस्थ प्रकाश, आधार मतलब क्या हो जाएगा, ये सुने होंगे तुम्हारे पास क्या होता है, ये प्रिज्म का तुम्हारे पास आधार से दूरस्थ कौन सा कलर है, लाल कलर है। तो किस पे मारेंगे भैया, किस पे मारेंगे, लाल कलर, पीला, नीला या बैगनी, तो लाल कलर मारेंगे। अब देखिए इसमें क्वेश्चन घुमाने के लिए क्या करेगा, यानी आधार से निकट कर देगा तो बैगनी हो जाएगा, दूरस्थ करेगा तो लाल हो जाएगा। देखिए कितना अच्छा चीज़ है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछ दिया है, एम्पियर सेकेंड किसका मात्रक है, एम्पियर सेकेंड किसका मात्रक है, विद्युत ऊर्जा का, विद्युत वाहक बल जैसे EMF का होता है, आवेश का होता है या विद्युत धारा का होता है। इतना हमसे पूछा, कोई टेंशन नहीं। आप यदि पढ़े होंगे थोड़ा सा, ठीक है, पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तभी कोई टेंशन नहीं। पढ़े हैं आवेश बराबर क्या होता है, आवेश बराबर यदि पढ़े होंगे तो यहाँ पर क्या हो गया, धारा और गुणे में तुम्हारे पास क्या होता है, समय होता है, ठीक है, इतना लिख देते हैं। अब आवेश का हमसे क्या पूछा है, मात्रक, यानी किसका मात्रक है, चलो कोई टेंशन है। धारा का मात्रक सुने होंगे आप एम्पियर होता, क्या हो गया, एम्पियर हो गया, ठीक है, और इसका मात्रक तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। तो हमसे कह दिया है, अब बताइए एम्पियर सेकंड किसका मात्रक है, आवेश का मात्रक है, तो कहीं दिया है,
तो यहाँ पर क्या दे रखा है, एम्पियर सेकेंड किसका मात्रक है, विद्युत धारा, यहाँ पे विद्युत आवेश कहीं दिया, देखिए विद्युत आवेश क्या हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन, बस ऐसे ही कर देना है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ दिया है, ध्यान से सुनिए, इसे भी हम क्या कर देते हैं आपको सॉल्व करके दिखाते हैं। देखिए क्या बोल दिया, ध्यान से सुनिए, लिखा है एक सेल में R1 तथा R2 दो प्रतिरोध के दो तार समांतर क्रम में जोड़े गए, किस क्रम में, समांतर क्रम में जोड़े गए। चलिए, यदि उनमें प्रवाहित धारा I1 I2 प्रति सेकेंड उत्पन्न उष्मा H1 H2 हो तो उष्मा का अनुपात ज्ञात करना। तुम्हें अनुपात यहाँ पर ऑप्शन ये कौन सा सही इसको बताना है। यदि आप पढ़ेंगे, देखिए दो प्रतिरोध दिया, ठीक है, यहाँ पर साइड में इसे रखते हैं, ठीक है, देखिए दो प्रतिरोध दिया, हम क्या मान लेते हैं R1 और दूसरे को क्या मान लेते हैं R2, कोई टेंशन नहीं। अब धारा की वैल्यू क्या दे रखा है, धारा बराबर क्या होगा I1 और I2 और उष्मा बराबर H1 और H2, यही हमें दे रखा ना। अब ध्यान से सुनिए, हम फार्मूला जानते हैं, आई यानी एच बराबर क्या होता है, वी स्क्वायर बटे में एन टी आर होता बटे में ये आपका फार्मूला हो गया उष्मा का। ये आप पढ़े होंगे, थोड़ा सा नहीं पढ़ेंगे कोई टेंशन नहीं। अब देखिए H1 के लिए एक समीकरण बनाते हैं, H2 के लिए, दोनों को कंपेयर कर देंगे, भरने से आंसर आ जाएगा, यही तो हमें करना है। H1 बराबर मान लेते हैं हम क्या लिखें, V2 लिख देते हैं, R1 यहाँ छाप देते हैं, ठीक है, और यहाँ से क्या कर देते हैं T लिख देते हैं, ठीक है। इसे समीकरण नंबर हम क्या मान लेते हैं भैया, एक मानत हो। और H2 बराबर यदि देखा जाए तो V2 स्क्वायर बटे में तुम्हारे पास R2, इसे T मान लेते हैं, इसे समीकरण नंबर तुम्हारे पास सेकेंड। अब समीकरण 1 व 2 से तो हम क्या लिख सकते हैं, H1 बटे में क्या लिख सकते हैं, H2 बराबर में H1 की वैल्यू बताओ कितना लिखेंगे, V स्क्वायर T बटे में तुम्हारे पास क्या लिखेंगे, R1 लिखेंगे, पूरे बटे में तुम्हारे पास क्या लिखेंगे, V स्क्वायर T और बटे में तुम्हारे पास क्या लिखेंगे, R2, इतना तो लिख सकते हैं, कोई टेंशन नहीं। अब देखा जाए तो इससे आप कैंसिल कर सकते हैं, कोई टेंशन ही नहीं है। अब आपके सामने आ गया, ठीक है, ये वाला सबसे ऊपर जाएगा तो H1 बटे में H2 आ जाएगा, ठीक है, ये कटा गया तो ये वाला सुनोगे सबसे ऊपर जाता है, ये यहाँ पर चला था। एक स्टेप हमें और करना चाहिए था, ठीक है, चलो यहीं पर कर देते हैं। यदि इतना नहीं समझ में आएगा, ये आएगा, ये ऊपर जाएगा तो R2 बटे में R1 आ जाएगा, ये आपके पास क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। बट ये कहाँ से आया आपको समझा देते हैं, ये वाला सबसे ऊपर जाएगा तो V स्क्वायर T R2 हो जाएगा, बटे में तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, V स्क्वायर T और बटे में क्या हो जाएगा R1, ये कटेगा तो R2 बटे R1 जो आपके सामने यहाँ दिया गया है, ठीक है। तो अब ऑप्शन में देखिए कहीं दिया है कुछ, देखिए कह दिया H1 H2 बराबर में R2 R1 दे रखा था, ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा आपके सामने करेक्ट हो जाएगा, इसको तो देखने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछ दिया है विद्युत, इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि फिजिक्स है, ठीक है। अब इधर बायो तो ऐसे टुक टुक मारते चले जाएंगे। लिखा चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता का मात्रक है, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता का मात्रक यदि आपको दिखाना है तो आप सुने होंगे एक फार्मूला होता है, F बराबर क्या होता है, BIL साइन थीटा होता है। यदि आप चुंबकीय क्षेत्र पढ़े होंगे तो उसमें लाएगा होगा यहाँ से। अब देखिए हमसे इसमें F तुम्हारे पास बल है, ठीक, और ये तुम्हारे पास चुंबकीय क्षेत्र है, धारा I धारा है, L लंबाई है, साइन थीटा लंबवत होती है 90 डिग्री, हटा दो उसे, हमें इससे कैंसिल कर दिया जाए, इतने को कंपेयर किया जाए तो हमें चुंबकीय क्षेत्र पूछा ना, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक, यदि चुंबकीय क्षेत्र B इधर आएगा तो हम बताओ क्या कर सकते हैं, F बटे में क्या लिख सकते हैं, IL लिख सकते हैं, कोई टेंशन नो। अब बल की मात्रक क्या होती है सुने होंगे आप, न्यूटन होता, क्या होता है, न्यूटन होता, बटे में धारा का मात्रक तुम्हारे पास क्या हो जाता है, एम्पियर हो जाता है, ठीक है, एम्पियर हो जाएगा। लंबाई का मात्रक क्या हो जाएगा आपके पास, मीटर हो जाएगा। तो न्यूटन एम्पियर मीटर कहीं दिया है, न्यूटन मीटर स्क्वायर दे रखा, एम्पियर मीटर स्क्वायर ये तो नहीं है, न्यूटन मीटर यानी न्यूटन एम्पियर मीटर हो जाएगा। तो बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यही आपको करना था, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ दिया, ध्यान से अब सुनिए, इसे हम क्या कर देते हैं और क्लियरिटी यानी क्लियर करने के लिए और हम क्या कर देते हैं थोड़ा सा और डीपली जाना चाहते हैं। इसमें आपका ये दे रखा, कह दिया मेथेन का सूत्र होता है, मेथेन। अब यदि आप, ठीक है, मेथेन क्या होता है आप सुनिए ध्यान से। मेथेन आप यदि 1 2 3 वाला पढ़े होंगे, ठीक है, तो मेथेन तुम्हारे पास क्या होता है, यदि लिखा जाए तो मेथ और प्लस में तुम्हारे पास एन होता है, यही होता है ना। मेथ मतलब एक कार्बन, तो एक कार्बन चिपका लो, एन मतलब सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। और कार्बन की संयोजकता सुने होंगे 4 होती, 1 हो गया, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, ये 4 हो गया, यही मेथेन का यानी संरचना सूत्र कहीं दिया है। ये देख मेथ एथ, ये तो रॉन्ग हो जाएगा, ये तुम्हारे पास एक कार्बन 4 हाइड्रोजन, मतलब ये वाला ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो इस पे क्या कर देंगे आप टिक मार देंगे यहाँ से, ऐसे ही करना है,
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा 9वां नंबर, निम्नलिखित में से समजाति श्रेणी क्या होती है। आपको समजाति श्रेणी का थोड़ा सा व्यू दे देते हैं। समजाति श्रेणी ऐसी श्रेणी होती है जो एक ही से क्या कर देती है, एक ही से बिलोंग करती, जैसे चाहे वो तुम्हारे पास क्या करे, एल्केन से बिलोंग करे, ठीक है, एल्केन से बिलोंग करे, या तुम्हारे पास क्या हो गया, एल्कीन से बिलोंग करे, या तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, एल्काइन से बिलोंग करे। मतलब एक ही से तुम्हारे पास बिलोंग होना चाहिए, या एक ही मतलब समान सूत्र उनका सेम होना चाहिए। और मान लेते किसी फंक्शनल ग्रुप लिया है तो उससे भी सेम होना चाहिए, ये पहला। दूसरा रूल क्या होता है, CH2 का तुम्हारे पास क्या होना चाहिए, अंतर होना चाहिए। हर एक अणुओं के अंदर CH2 का अंतर होना चाहिए। चलिए अब देखिए लिखा है समजाति श्रेणी क्या है। अब इसको ऊपर लेके आते हैं। कह दिया समजाति श्रेणी है, ठीक है, समजाति श्रेणी कौन सा है आपको बताना है, ठीक है, इसे थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं। देखिए पहला ऑप्शन दे रखा C2H4 दे रखा, C2H4 CH, ये देखा जाए तो मेथ एथ, ये देखा जाए तो अब यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, देखिए यहाँ से आपको थोड़ा सा दिख रहा होगा, क्योंकि जब तक दिखेगा नहीं तब तक बेटा बिकेगा नहीं, ठीक है। एक एक ऑप्शन लिखते हैं, देखते हैं। C2H4 दे रखा, और देखा जाए तो CH4 दे रखा। ये देखा जाए तो एल्केन के फार्मूले पे बैठ रहा, क्योंकि आप सुने होंगे CnH2n प्लस में 2 होता। यदि एक वैल्यू रखा जाए तो 2 1 2 2 2 4 ये बैठ रहा, बट यदि 2 रखा जाए तो 2 दूना कितना हो जाएगा, 2 दूना 4, 1 का मतलब ए वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। बी वाले ऑप्शन पे आते हैं। बी वाला ऑप्शन क्या दे रखा, CH4 दे रखा। चलो CH4 दे रखा है, C2H6 दे रखा। ये देखा जाए तो एल्केन के फार्मूले पे बैठ रहा है, इस पे देख लो, यानी 2 रखा जाए तो 2 2 दूना 4 2 6, मतलब ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक। और तीसरा यदि देखा जाए तो इसमें देखा जाए, इसमें ये एल्केन ग्रुप है, OH ग्रुप मतलब एल्कोहल ग्रुप है, तो ये तो रॉन्ग हो जाएगा, ये भी रॉन्ग हो जाएगा, मतलब बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाने वाला है, ठीक है। इन सब का वीडियो मेरे भाई ठीक है, हर एक टॉपिक का हम क्या कर दिए ऑलरेडी प्रेजेंट है, ठीक है, वहां से आप देख सकते हैं, ठीक है। मगर यहाँ पर हम थोड़ा सा तेजी से चलेंगे, नहीं तो क्यों बहुत घंटे का 2-3 घंटे का पेपर हो जाएगा, बट एक भी कॉन्सेप्ट क्लियर होना कंपलसरी है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट हमसे क्या क्वेश्चन पूछा, ध्यान से सुनिए। कह दिया लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र होता है, ठीक है। अब 9th में थोड़ा सा आप चलेंगे, 9th की तरफ रुक करेंगे। मान लेते हैं कि कुछ भी तुमको नहीं आता, लेड नाइट्रेट कुछ भी नहीं आता है, हमको क्या आता भैया, हमको कुछ नहीं आवत हो, ये लिख द लेड, और यहाँ से क्या लिख देगा, नाइट्रेट लिख दे, कोनो फार्मूला कोनो टेंशन नहीं बोल दे। लेड का देखे जाएंगे तो Pb होता है NO3, लेड का तुम्हारे पास क्या होता है, NO3, यही तो होता है। यदि आप थोड़ा सा संयोजकता की तरफ रुक करेंगे तो इसकी संयोजकता कितनी होती है, लेख पहन लेते 2 होती है, और इसकी संयोजकता कितनी होती है, 1 होती है। अब सुने होंगे क्रॉस गुणा, इसका गुणा यहाँ हो जाएगा, 9th में इसका गुणा यहाँ होगा, इसका गुणा यहाँ पर होगा, तो Pb तुम्हारे पास क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे। अब बताइए सब पे गुणा हो रहा था, NO3 का क्या कर देते हैं, यहाँ से होल ट्वाइस कर देते हैं। यदि आप इसे 1 को लिखें या न लिखें, जैसे आप यक्स वगैरह वैल्यू बांधते हैं ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा Pb, और क्या हो जाएगा NO3 का तुम्हारे पास होल ट्वाइस, ये वाला जहाँ पर रहेगा उसको क्या कर देना, आप टिक मार देना, ठीक है। तो क्या दे रखा है, यहां से देखा PbNO3 का होल ट्वाइस, मतलब ए वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन तुमसे पूछा क्या, एंटीमनी है। यदि आप थोड़ा सा पढ़े होंगे धातु और अधातु वाला चैप्टर में, ठीक है, तो आप सुने होंगे एक धातु होता है, एक उपधातु होता है, और एक तुम्हारे पास अधातु होता है। तो यानी एंटीमनी देखा जाए तो क्या किसके अंतर्गत आता है, उपधातु के अंतर्गत आता है। तो धातु, अधातु, उपधातु, मिश्र धातु। अब मिश्र धातु 2 या 2 से अधिक धातुओं का जब मिश्रण होता है तो उसे मिश्र धातु बोलते हैं। तो एंटीमनी तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, उपधातु के अंतर्गत आ जाएगा। तो सी वाला ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाने वाला है बेटा। एक चीज छोड़ दिए यहाँ गुरुदेव, शुद्ध जल का पीएच होता है। आप सुने होंगे थोड़ा सा पीएच के बारे में, ठीक है। पीएच इसके लिए यहाँ से बना के दिखा देते हैं, ये 7 हो जाएगा। इधर से जाते 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 तुम्हारे पास कितना, यहाँ पर देखा जाए तो 14 होता है, ठीक है, 14 हो जाएगा। इधर जाते जाएंगे तो तुम्हारे पास 1 लिखा रहता है। तो इधर जितना जाएंगे तो अम्ल की प्रकृरता क्या हो जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। इधर क्षारीय प्रकृति बढ़ता चला जाएगा, और बीच में तुम्हारे पास क्या रहेगा, उदासीन रहेगा, ठीक है, उदासीन, जिसका पीएच कितना होता है, 7 होता। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा है शुद्ध जल का पीएच कितना होता है बेटा, 7 होता, 7 होता। यदि नमक का पीएच कहे तब भी 7 होता है, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, इसका उदासीन यानी पीएच, यहाँ पर क्या होगा, जल का पीएच 7 हो जाएगा। तो ये आपको क्या कर देना, लगा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा, निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को पूरा कीजिए, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही उसके बारे में आपको बता देना है। यदि आप
यहाँ पर लिख के देखते हैं, CH3 लिख देते हैं, COOH लिख देते हैं, प्लस में क्या लिख देते हैं, C2H5OH लिख देते हैं। ठीक है, अब इसे क्या कर देते हैं, कॉन्सनट्रेट मतलब सांद्र H2SO4 के साथ यदि अभिक्रिया कराया जाए उपस्थिति में तो डैश 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 दिया, प्लस में तुम्हारे पास वाटर दिया, वाटर निकला है ना। तो अब तुम देख लो क्या निकलता, देखिए यहाँ से तुम्हारे पास क्या होगा OH और यहाँ से H, ये दोनों निकल के क्या हो जाएंगे हमारे पास, देखिए इसको यदि निकाला जाए तो OH यहाँ से और ये हाइड्रोजन जुड़ेगा यहाँ से, तो ये तुम्हारे पास किसका फार्मूला बना देगा, H2O जो सामने निकल गया, बचा तुम्हारे पास ये, और ये वाला क्या करेगा, इसका स्थान यहाँ पर ग्रहण कर लेगा। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यदि देखा जाए तो CH3 COO और H हटा तो इसी के जगह ये C2H5 जुड़ जाएगा, C2H5 जुड़ जाएगा यहाँ से, कहीं ऑप्शन में दिया है। अब देखिए पहले दे रखा CH3COO यानी ये मेथिल एल्कोहल CH3COO C2H5 दे रखा, इसे क्या बोलते हैं, एथिल एसीटेट बोलते थे। ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन, यानी सी वाला ऑप्शन इधर करेक्ट ऑप्शन हो जाने वाला है। ठीक है, 13 का नंबर का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ दिया, देखिए इसीलिए बोले हैं। ठीक है, देखिए उसमें हमें 17 मिनट लगा, यहाँ पर हमने क्या कर दिया, 4-5 मिनट में कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया। ठीक, ये हो गया, क्योंकि फिजिक्स में थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा, कोशिका यानी कोशिकीय प्रक्रम में ऊर्जा मुद्रा होती है, यदि कहा जाए तो यानी कोशिका के अंदर कोई पैसा नहीं चलने वाला, सब कुछ चलने वाला करेंसी एटीपी चलता है। तो इसीलिए क्या बोलते हैं, करेंसी ऑफ सेल किसे बोलते हैं, एटीपी को बोलते हैं। एटीपी क्या होती है, एटीपी देखा जाए तो तुम्हारे पास यहाँ पर एटीपी का नाम सुने होंगे, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता। तो ये कह दिया है कोशिका प्रक्रम में ऊर्जा मुद्रा है, माइटोकॉन्ड्रिया, एटीपी, ग्लूकोज या पायरुवेट। तो एटीपी के क्या कर देंगे आप, टिक मार देंगे यहाँ से। नेक्स्ट में हमसे क्या दे रखा, पित्त रस का स्राव होता है, पित्त रस का स्राव होता। आपको एक चीज बता देते हैं, दो इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है। यदि कहेगा पित्त रस का स्राव कहाँ से होता है तो आप किस पे मारेंगे, पित्त रस का स्राव कहेगा मतलब निकल रहा है तो लीवर मारेंगे, किस पे, लीवर यानी यकृत पे मारेंगे। आपको बता देते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम, ये आपके पास क्या हो गया, पेट हो गया। ठीक है, यहीं पर आपका क्या हो गया, ऐसे एक सिस्टम यहाँ पर लीवर होता है, लीवर के अंदर यहाँ पर गाल ब्लड है जिसे हम पित्त बोलते हैं। यहाँ से देखो पित्त बनाने का काम किसका होता है, यानी स्राव करने का काम लीवर होता है। स्टोरेज कहेगा मतलब संग्रह करेगा तो पित्ताशय तुम मारना। ठीक है, तो यहाँ से क्या दे रखा है, देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया था 2023 में, उल्टा कर दिया था, यानी पित्त रस का संग्रह कहाँ होता, तो लोगों ने लीवर मार के आया था। प्लीज ऐसी गलती न करिएगा, स्राव कहेगा मतलब निकलता कहाँ है तो किस पे मारेंगे, लीवर पे मारेंगे। ठीक है, और यदि मान लेते हैं स्टोरेज संग्रह कहेगा तो किस पे मारेंगे, पित्ताशय। तो यहाँ स्राव कहा तो हम क्या करेंगे, यकृत पर मार के खत्म कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा, पराग कोश में होते हैं, देखिए आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट एंड एनिमल, उसमें देखे होंगे तुम्हारे पास परागकण होते हैं, यानी पुंकेसर होते हैं, स्त्री केसर होते हैं। तो हमसे कह दिया है पराग कोश में होते हैं, पहला दे रखा बाह्यदल, अंडाशय, बीजाणु या परागकण। पराग कोश में परागकण होते जो मेल रिप्रोडक्टिव का पार्ट होते, तो इस पे क्या कर देंगे आप, टिक मार देंगे इस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछ दिया, पत्तियों में कलियां विकसित होती हैं, जो पत्ती, ऐसा कौन सा पत्ती है जिससे कलियां विकसित हो सकती हैं। ठीक है, अब एक ब्रायोफिल्म का क्या हो जाएंगे, ऐसे प्लांट होता है। ठीक है, ऐसे तुम्हारे पास ये बड़ा, यानी ब्रायोफिल्म नहीं देखे होंगे तुम्हारे पास क्या हो, देखेंगे पत्थर चट्टक पत्ता देखे होंगे, तो यहाँ से देखेंगे तो तुम्हारे पास ऐसे ऐसे नया प्लांट बन जाते हैं। ठीक है, ये नया प्लांट यहाँ से क्या हो जाएंगे, ऐसे करके ये तुम्हारे पास क्या हो जाएंगे, नया प्लांट बन जाएंगे। ठीक है, यहाँ से नीचे भी से भी क्या हो जाएगा, नया प्लांट बन जाएंगे, ऐसे नीचे से भी नया प्लांट बन जाएंगे। तो ये किसका पत्ती होता है, ब्रायोफिल्म का होता है। क्या होगा, ब्रायोफिल्म का पत्ती से नया तुम्हारे पास पेड़ बनाया जा सकता है, कलियां बनाई जा सकती है। तो लिखा है पत्तियों होती हैं, पुदीना से, आलू से, ब्रायोफिल्म में, ब्रायोफिल्म इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, एक लिंगी पुष्प का उदाहरण है, एक लिंगी पुष्प का उदाहरण है पपीते का फूल, दूसरा गुलाब का फूल, तीसरा सरसों का फूल, चौथा आम का फूल। ठीक है, अब इसमें कह दिया एक लिंगी, एक लिंगी मतलब चाहे मेल पार्ट हो चाहे फीमेल पार्ट हो, तो उसे एक लिंगी, ऐसा फूल जिसमें दोनों रहता तो उसे द्विलिंगी बोला जाता। क्या बोला जाता है बेटा, द्विलिंगी बोला जाता। ठीक है, द्विलिंगी। तो यहाँ पर पपीता जो तुम्हारे पास होता है एक एक लिंगी होता है, इसलिए देखिए
पपीता कभी लगाया जाता है, कहते हैं जोड़े में लगाओ बहुत तेज फरेगा, ठीक है। तो क्योंकि मेल और फीमेल का क्या हो जाएगा, वो पोलिनेशन होगा, जो जल्दी से काम होगा पपीते। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा, एक स्वस्थ मनुष्य में रक्त दाब होता, प्लीज आप इसे आप अंडरलाइन कर लीजिए, ठीक है। अंडरलाइन करके आप कमेंट बॉक्स में लिख के दिखाइए 19 नंबर का कौन सा ऑप्शन क्या हो जाएगा, इज द करेक्ट ऑप्शन। इतना इजी नहीं कर पाएंगे ना मेरे भाई, तो समझ लीजिए आपका पढ़ना ही बेकार है, ठीक है। अब क्योंकि एग्जाम लेवल पे इतना नहीं कर पाएंगे तो समझ लो आपका कल्याण होने वाला कैसा है, ठीक है। तो यहाँ से कह दिया रक्तदाब मतलब ब्लड प्रेशर, नहीं समझ में आता, देखिए मनुष्य का समान रक्तदाब यानी ब्लड प्रेशर होता है, पहला 140/80 होता है, 120/80 होता है, 135 से 100 होता है, 125 से लेके 15। कौन सा ऑप्शन सही है, 15 नंबर लिखिएगा, चाहे ABC लिख सकते हैं, चाहे तुम्हारे पास जो भी करेक्ट रहेगा उस पर क्या कर सकते हैं आप एग्जैक्ट लिख सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह दिया, निम्नलिखित में से कौन सा आहार श्रृंखला का निर्माण करता है, इसमें से कौन सा आहार श्रृंखला का निर्माण करता है, पहले गेहूं, घास, गेहूं, आम, ये तुम्हारे पास नहीं है, घास बकरी मानव या बकरी गाय घाथी, या तुम्हारे पास क्या दे रखा है, घास बकरी या मछली या बकरी दे रखा, ठीक है। आपको बता देते हैं, देखिए घास होता, घास को कौन खा लिया, बकरी खा ली, ठीक है। यहाँ से क्या कर दिया, बकरी खा ली, बकरी को एक मानव खा लिया, क्या बना के, तंदूरी के साथ। तो मतलब ये आप देखिए उपभोक्ता पढ़े होंगे, इसे प्रथम उपभोक्ता यानी प्राथमिक उपभोक्ता बोला जाता है, इसे सेकेंडरी उपभोक्ता बोला जाता है, इसे टर्सरी उपभोक्ता बोला जाता है, यानी प्राथमिक, द्वितीय, तृतीयक उपभोक्ता बोला जाता है। तो ये वाला ऑप्शन कहीं दिया है, तो यहाँ पर घास बकरी एंड मानव यानी बी वाला ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाने वाला है। अब यहाँ से महासंग्राम स्टार्ट होता है न्यूमेरिकल का, ठीक है। देखिए न्यूमेरिकल आपको थोड़ा बहुत आना चाहिए, ठीक है। इसके लिए आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, किसका, क्योंकि बहुत सारा, देखिए ये हो गया, हमें भी कन्फ्यूजन होता है, मगर लगाते 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 हम सब लोग ट्राई उतना ज़्यादा कर लेते हैं कि हमें पता नहीं चलता कि कौन प्लस माइनस, अपने आप देखते उत्तल अवतल अपने पास। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे तो आप उतने ही एक्सपर्ट हो जाएंगे। क्वेश्चन क्या पूछ दिया, ध्यान से सुनिए, कह दिया एक उत्तल दर्पण से 25 सेंटीमीटर, थोड़ा सा हम क्या कर देते हैं, जूम कर देते हैं, अभी हम कम कर देंगे, ठीक है। एक उत्तल दर्पण से 25 सेंटीमीटर रखी वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु की लंबाई का आधा बनता, आधा मतलब 1/2 बनता, कोई टेंशन नहीं। इसमें क्या क्या ज्ञात करना भैया, 2 चीज ज्ञात करे बा हो गुरुदेव, ये तो खतरनाक बा हो, चला कोनो टेंशन नहीं। दर्पण से पृष्ठ की प्रतिबिंब की दूरी, दूसरा क्या दे रखा, दर्पण से फोकस की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी मतलब V की तुम्हें वैल्यू इसमें फाइंड करनी है, फोकस दूरी F की वैल्यू फाइंड करनी है, 2 नंबर इस पे, 2 नंबर इस पे, टोटल 4 नंबर बन जाएगा, ठीक है। कोनो टेंशन नहीं, लावा है यहाँ बाड़ी हम हो गुरुदेव, यहाँ पर आते इतने में तो हम फरिया देव हो, कोनो टेंशन है। ध्यान से सुनिए, ठीक है, कैसे लिखना है, क्या क्या क्वेश्चन पढ़ने, दोबारा पढ़िए। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी वस्तु के प्रतिबिंब का, मतलब वस्तु तुम्हारे पास दिया है, तुम्हारे पास कितना दे रखा, 25 सेंटीमीटर, अभी प्लस माइनस हम आपको बताते हैं, लौकता नहीं है हो गुरुदेव, तू कहाँ लेता तड़ा, कोनो टेंशन है। ये हो गया यहाँ से। अब तुम्हारे पास क्या दे रखा है, देखिए अब कह रखा वस्तु की लंबाई का आधा, मतलब आवर्धन क्षमता हमसे दे रखा, आवर्धन क्षमता हम क्या मान लेते हैं, 1/2 मान लेते हैं। अब इसमें कह दिया है, देखिए प्रतिबिंब की दूरी मतलब V तुमसे पहले फाइंड करना है, और F की वैल्यू तुम्हें 2 चीज फाइंड करनी है, ये फाइंड करेंगे 2 नंबर, ये फाइंड करेंगे 2 नंबर, 2 2 4 नंबर बन गए हो, कोनो टेंशन है। ध्यान से सुना, ठीक। यदि देखिए कह दिया उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण के लिए क्या हो जाएगा, वस्तु कहाँ पर रखी जाती है, इधर रखी जाती है, तो तुम्हारे पास कहाँ रखेंगे, माइनस ही से लगा देंगे, कोनो टेंशन नो, कोनो टेंशन नहीं हो गुरुदेव। चला आवा करिक्का पेन से नीलका पेन पे आवा, ठीक है। आप सुने होंगे, ठीक है, यदि आप सुने होंगे तो यम बराबर क्या लिखा जाता है, V माइनस V बटे में तुम्हारे पास U, ये तुम्हारे पास फार्मूला। आवर्धन क्षमता बराबर क्या हो जाएगा, यानी प्रतिबिंब हो जाएगा और वस्तु हो जाएगी, वस्तु की दूरी प्रतिबिंब की दूरी, इतना लिखें। अब आवर्धन क्षमता की जगह बताओ क्या लिख सकते हैं, 1/2 गुरुदेव लिख सकला, कोनो टेंशन नहीं, ठीक है। अब बताइए माइनस V है तो माइनस V, U की वैल्यू बताओ कितना लिख सकते हैं, U की वैल्यू तुम्हारे पास -25 है, तो -25 यहाँ से लिख सकते हैं, कोनो टेंशन नो सर। अब देखिए ये माइनस से ये माइनस कैंसिल कर सकते हैं, प्लस में आ जाएगा। ध्यान से सुनना हो, ठीक है, 1/, यानी V बटे में तुम्हारे पास कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। अब V की वैल्यू बताओ, ये भाग में इधर गुणे में हो जाएगा, तो यहाँ पर 25 और बटे में 2 हो जाएगा, बराबर में V हो जाएगा। इसको यदि काटा जाए तो हमारे पास कितना हो जाएगा, यानी 12 दूना 24.5 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कितना 12 नहीं आता भैया, यहाँ पर आवा हो 25 भागे में तुम्हारे पास 2 हो जाएगा, 2 1 2 हो जाएगा, कैंसिल कर दो, 5 कह दा, ओकर बाद कितना जाएगी
दो बार जाए, 2 दूना 4 हो जाए, एक अरे पॉइंट लगा था 5 कर था 10 खाम खत्म, इतना आ जाएगा 12.2 हो जाएगा यहाँ से। ये सब हमको भी हाई स्कूल में आप सब ये बहुत होशियार हैं, ठीक है, इस करके जनरेशन बहुत होशियार है, आधा तो रील बनाने में जा रही है, ठीक, हम सब लोग तो ये सब एकदम से आता ही नहीं था कि कब प्लस लगाऊंगे कब माइनस लगाऊंगे, कुछ उड़ जाता हल्दी मको वैसे, ठीक है। वी तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वी बराबर देखा जाए तो तुम्हारे पास प्लस के साथ आया यानी 12.5 आया यहाँ पर। अब बताइए यदि प्रतिबिंब प्लस आया है तो दर्पण की दूसरी ओर बनेगा, तो क्या लिख देंगे, दर्पण के, ठीक है, दर्पण के, ठीक है, दर्पण के दूसरी ओर क्या हो जाएगी, दर्पण के दूसरी ओर धनात्मक आएगा, जो धनात्मक यहाँ से दिया गया। ये हमने एक चीज निकाला यानी v की वैल्यू फाइंड कर दी, यहाँ पर निकाला हो f का वैल्यू, कोनो टेंशन नहीं। यदि आप थोड़ा सा पढ़े होंगे दर्पण का सूत्र, ठीक है, दर्पण का क्या हो जाएगा, सूत्र हो जाएगा, दर्पण का सूत्र देखा जाए तो कितना हो जाएगा, 1/f बराबर में क्या हो जाएगा, 1/v हो जाएगा, प्लस में तुम्हारे पास 1/u हो जाएगा, जो आपके सामने ये दे रखा दर्पण। यदि लेंस रहेगा तो यह माइनस हो जाएगा, अब कोनो टेंशन नहीं, f की वैल्यू निकाले हुआ ना, 1/f बराबर क्या हो जाएगी, ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुना हो, ठीक है, ये देखिए 1/v 12.5 रखने की जगह हम क्या कर सकते हैं, 25/2 लिखते हैं, क्योंकि अब ये कटने वाला है, ठीक है, लिख सकते हैं 12.2 भी, कोई टेंशन नहीं। अब ये प्लस में देखा जाए तो 1/v, v की वैल्यू कितना, सॉरी u की वैल्यू कितना दे रखा, -25 सेंटीमीटर दे रखा, यहाँ पर हमने छाप दिया, जो दिया इसे थोड़ा सा ब्रैकेट में कर दें, माइनस है थोड़ा सम्मान कर लिया, ठीक है, नहीं तो दिक्कत हो जाए, नहीं तो तू ही माइनस में चल जाएगा, ठीक है। तो इतना हो गया यहाँ से। अब देखिए 1/f बराबर में देखा जाए तो ये 2 ऊपर जाएगा, तो हम क्या कर सकते हैं, 2/25 लिख सकते हैं, यहाँ पर 12.5 भी लिख सकते हैं, ये सहूलियत के लिए भी कट जाएगा, इसीलिए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो हम क्या कर सकते हैं 1/25 यहाँ से लिख देते हैं, कोई टेंशन नो सर, ठीक है। अब बताइए यदि हर समान होता तो 1 लिख देते हैं, ऊपर वाला प्लस रहता तो प्लस, माइनस रहता तो माइनस कर देते हैं, तो बताओ 2 और माइनस में क्या कर देते, 1 कर देते हैं, ठीक है। तो 1/f बराबर देखा जाए तो कितना हो जाएगा, 1/25 हो जाएगा, 2 में से 1 जाएगा 1 हो जाएगा। यदि इसको उलट दिया जाए, रेसिप्रोकल किया जाए, तो आप सुने होंगे f बराबर तुम्हारे पास कितना हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर हो जाएगा यहाँ से, ठीक है, ये हो जाएगा प्लस में। अब बताइए ये धनात्मक आया, तो यहाँ पर धनात्मक, 2 चीज़ हमने पूछा था, 2 हमने कहा था, तो हमने क्या कर दिया, दोनों यहाँ से छाप दिया। नंबर की बात की जाए तो 21 नंबर का ये क्वेश्चन है, ठीक है, 21 नंबर हमने क्या कर दिया, लगा दिया आपके सामने यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे तरफ चलते हैं भाई, चलिए नेक्स्ट के तरफ चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ दिया, ध्यान से सुनिए, कह दिया है अभिसारी, ठीक है, अभिसारी किरण ठीक है, कह दिया क्या, अभिसारी किरण के मार्ग में अवतल लेंस में रखे किरण के लेंस से 20 सेंटीमीटर पीछे अक्ष पर फोकस होती है। पहले फोकस निकालना, लेंस की अनुपस्थिति, मान लेते लेंस को हटा दिया जाए तो वे किरणें कहाँ फोकस हो देंगे, यदि फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है तो 2 नंबर ये, 2 नंबर ये, 4 नंबर ये बन जाने वाला है। अब कैसे लगावे है गुरुदेव, एक सुना, कोनो टेंशन नहीं, टेंशन लेने का नहीं भाई जिंदगी में, कोनो टेंशन नहीं, चला लगावा। क्या क्या दिया है, सबसे पहले क्या दिया, किरण से 20 सेंटीमीटर पीछे अक्ष पर फोकस होती हो, और फोकस दूरी क्या दे रखा है जी, किरण के लेंस से 20 सेंटीमीटर पीछे फोकस होती है, यानी v की तो वैल्यू दे रखा है जी, v बराबर देखा जाए तो तुम्हारे पास कितना दे रखा है, प्लस, तुम्हारे पास कितना दे रखा है पीछे, तो इधर चला जाएगा तो प्लस हो जाएगा, कोई टेंशन नो। फिर कह दिया फोकस दूरी कितना दे रखा है, 30 सेंटीमीटर, f बराबर तुम्हारे पास कितना हो जाएगा, 30 सेंटीमीटर, तो यानी आप लेंस, कौन सा लेंस है, अभिसारी लेंस, अभिसारी लेंस मतलब सॉरी अवतल लेंस है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कर देंगे माइनस, हमसे क्या कह दिया है, u की वैल्यू तुम्हें क्या कर देनी है, फाइंड करनी है, यही हमसे पूछा, उसके u की वैल्यू फाइंड होगी, उसके बाद सब कुछ बता देंगे अपने आप काम। यदि आप थोड़ा सा लेंस के बारे में पढ़े होंगे, ठीक है, तो आपको बताया जा रहा है कि 1/f बराबर 1/v माइनस में 1/u, आपके सामने क्या होगा, ये फार्मूला होता है, कोनो टेंशन नो सर। अब वैल्यू पुटअप करिए, 1/f की जगह हम मान लें कितना लिखेंगे, 30, बराबर में क्या हो जाएगा 1/v की जगह हम क्या लिखेंगे, 20 लिखेंगे, माइनस में 1/ क्या लिखेंगे, u, इतना लिख सकते हैं, कोई टेंशन नो सर, टेंशन नहीं लेंगे, ठीक। चलिए अब इधर उधर करके हम क्या करते थे, सॉल्व करते, इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस में 1/u, बराबर में क्या हो जाएगा, ये तो यहीं पर रहेगा, ये माइनस इधर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 1/20 हो जाएगा, प्लस में तुम्हारे पास 1/30, इतना तो लिख ही सकते हैं, यस सर लिख सकते हैं।
ठीक। अब सुनिए 1/u बराबर, अब इन दोनों का एलसीएम ले जाए तो कितना हो जाएगा 20 और 30 का एलसीएम कितना हो जाएगा 20 तिया 60 और 20 तिया 60 30 दूना 60 मतलब 60 ले सकते हैं। ठीक। उसके बाद तुम्हारे पास कितना देखा जाए, ठीक है, तो ये तुम्हारे पास 20 तिया तो 3 हो जाएगा प्लस में 30 दूना यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा 1/u बराबर देखा जाए तो कितना हो जाएगा 5 तुम्हारे पास कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा जो सामने दे रखा। अब इसके रेसिप्रोकल उल्टा करेंगे तो u बराबर तुम्हारे पास कितना हो जाएगा 60 में तुम्हारे पास 5 हो जाएगा तो 12×5 = 60 हो जाएगा यहाँ से। तो हमारे पास क्या हो जाएगा u बराबर देखा जाए तो तुम्हारे पास 12×60 यानी प्लस में तुम्हारे पास कितना हो जाएगा 12। ठीक है, मीटर में थी सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में तो यहाँ पर सेंटीमीटर। ये बताइए प्लस में आया है तो हम क्या लिखेंगे, ठीक है, लेंस के दूसरी ओर लिख देंगे। क्या हो जाएगा लेंस के, ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा लेंस के दूसरी ओर आ जाएगा। ठीक है, प्लस आए तो लेंस की इधर साइड में जाएगा ना, लेंस के दूसरी ओर लिख देते हैं। ठीक है, ये आपके सामने हो जाएगा यहाँ से। तो बोलेंगे जो वस्तु है, ठीक है, वस्तु है लेंस की दूसरी ओर रखी जाए तो ये सब कंडीशन हो सकती है। मतलब एक हमारे पास क्या कर देते हैं सिंपल सा अवतल लेंस ले लेते हैं, अवतल लेंस ले लेंगे ना। ठीक है, अवतल लेंस ले लेंगे, उसके बाद हमें करना क्या है हमें यदि इसमें यानी u बराबर 12 सेंटीमीटर रखा जाए तो प्रतिबिंब इतने पे बनेगा, फोकस दूरी पर इतने पर बनेगा, यही पूछा। ठीक है, तो ये हो गया इनके। ये देखा जाए तो कितने नंबर का था 22 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर दे दिया था। 23 नंबर का क्वेश्चन क्या पूछ दिया, ध्यान से सुनिए। 23 नंबर का क्या क्वेश्चन पूछा भैया, इधर आवा हो, इधर लावा। ठीक है, का दिया है, ठीक है, यहाँ पर बोल दिया है हमसे, कह दिया 2 ओम 3 ओम 6 ओम 3 प्रतिरोध को किस प्रकार जोड़ा जाए कि, ठीक है, 3 प्रतिरोध को किस प्रकार जोड़ा जाए कि 4 ओम तथा 1 ओम का तुल्य प्रतिरोध प्राप्त हो। मतलब इसको कैसे जोड़ा, एक बार आंसर 4 आना चाहिए, फिर इसको एक बार कैसे जोड़ा जाए तो आंसर 1 आना चाहिए, तुल्य प्रतिरोध आना चाहिए। ठीक है, चलिए इसको लगाते हैं भाई। ठीक, तो हमसे बोला है कि 2 ओम 3 ओम 6 को 3 प्रतिरोध को किस प्रकार जोड़ा जाए कि तुल्य प्रतिरोध एक बार 4 आए और एक बार 1 प्रतिरोध तुम्हें लाना है। ठीक यदि देखा जाए तो 2 3 6 यदि अपने माइंड में जोड़ो, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तो कितना आ जाएगा 4। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 3 6 3 9 हो जाएगा, 9 2 11 हो जाएगा। मतलब ये भी नहीं आने वाला, ये भी नहीं आने वाला। ठीक, और आइडिया लगाओ कोई, यदि इसको समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो लगभग यानी 2 से कम है तो लगभग तुम्हारे पास 1 आ जाएगा। चलो करके देखते हैं, कोई टेंशन नहीं। तो यहाँ पर सॉल्व कैसे करेंगे, आप क्वेश्चन नहीं नोट करेंगे, सीधे आप वहाँ लिखेंगे क्या। देखिए हमारे पास कितना दे रखा, 2 ओम का प्रतिरोध दे रखा, 3 ओम का प्रतिरोध दे रखा, 6 ओम का प्रतिरोध दे रखा, इसी को हमसे जोड़ना है। तो हम क्या जानते हैं, यदि देखा जाए तो 2 ओम 3 ओम 6 ओम के प्रतिरोध को ठीक है, यानी कि प्रतिरोध को हम सेंटेंस भी लिखते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर लिखना रहेगा प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ा जाए। किस में जोड़ दिया जाए, यहाँ पर बोल दिया जाए समांतर क्रम में जोड़ने पर। ठीक है, समांतर क्रम में जोड़ने पर तो समांतर क्रम का फार्मूला जानते हैं, R बराबर तुम्हारे पास क्या हो जाता है 1/R1 प्लस में 1/R2 प्लस में 1/R3 होता है। ठीक, अब इसी पे वैल्यू रख दिया जाए जो काम हो जाएगा। 1/R बराबर में 1/ तुम्हारे पास कितना हो जाएगा 2 प्लस में 1/3 हो जाएगा प्लस में 1/6 हो जाएगा। इतना तो कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं। देखा जाए इन सबका एलसीएम देखा जाए तो कितना हो जाएगा 6, यानी 2 3 6 तो 3 लिख सकते हैं, 3 दूना 6 तो 2 लिख सकते हैं, 6 1 6 यहाँ लिख सकते हैं, 1/R यहाँ लिख सकते हैं। अब इसको सॉल्व किया जाए तो 1/R बराबर 3 2 5 1 6 यानी 6 में तुम्हारे पास 6 लिख सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद देखा जाए तो 1 यानी 6/6 1 काट दिया जाए तो R बराबर तुम्हारे पास कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, तो 1 हमारे पास आंसर यही दे रखा। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे 2 ओम 3 ओम 6 ओम के तीनों प्रतिरोध को यदि समांतर क्रम में जोड़ा जाए तो हमारे पास क्या होगा तुल्य प्रतिरोध 1 आएगा। तो हमने क्या कर दिया यहाँ से जोड़ दिया। दूसरा क्वेश्चन क्या है, हमें 4 ओम लेकर आना। ठीक है, 4 ओम लेकर आना तो यहाँ पर 2 चीज़ें हमें करनी पड़ेगी। ठीक है, 2 चीज़ करनी पड़ेगी। क्या, यदि मान लेते हैं 3 ओम का प्रतिरोध, यहाँ से ये दूसरा सेंटेंस है, 3 ओम हो जाएगा यहाँ से 6 ओम को। ठीक है, 6 अब बचते ये तुम्हारे पास है। ठीक है, इसको यदि हम ऐसे जोड़ दिया जाए, ठीक है, इसको यहाँ से कर दिया जाए, इसको यहाँ से करके ऐसे और उसके बाद ऐसे करके यहाँ से करके यहाँ हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस हो जाएगा यहाँ से। अब इसको मान लेते हैं 3 ओम और इसका 6 ओम, इसको 2 ओम।
तो यहाँ पर क्या कर दे 3 और 6 ओम को, ठीक है, ओम को किस क्रम में जोड़ दिया जाए, समांतर क्रम में जोड़ दिया जाए, समांतर क्रम में, ठीक है। समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो बताओ पहले इसे निकाल लेते तो यहाँ पर एक वैल्यू आएगी, फिर इसको जोड़ देंगे, अपने आप आंसर आ जाएगा 4 ओम। ले आ लेते हैं, ठीक है। तो 1/, तुम्हारे पास r डैश इसको ले लेना, ठीक है, बराबर में तुम्हारे पास 1/3 कर देना, प्लस में 1/6 कर देना। इन सबका एलसीएम देखा जाए तो कितना हो जाएगा 6, 3 दूना हो जाएगा 6, 1 अन्नम 6 हो जाएगा। 1/r डैश बराबर देखा जाए तो 1/r डैश बराबर कितना हो जाएगा 3, यानी 3 में तुम्हारे पास कितना हो जाएगा 6 आ जाएगा। इसे यदि यहाँ कितना 3 1 अन्नम 3 2, यानी 3 दूना 6 हो जाएगा। तो 1/r डैश बराबर देखा जाए तो 1/2 हो जाएगा। इसको उल्टा करेंगे तो r डैश बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा 2 ओम आ जाएगा। अब यहीं पर एक सेंटेंस और बना लेते हैं कि r डैश को, अब बताओ ये सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर एक कोई हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, तो r डैश को, ठीक है, और इस 2 ओम को, ठीक है, r डैश कामा लिख देना चाहिए था, यहाँ पर लिख देते हैं 2 ओम को, ठीक है, 2 ओम को किस क्रम में जोड़ दिया जाए भाई, श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाए। किस क्रम में जोड़ दिया जाए, श्रेणी क्रम में, ठीक है, श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाए तो श्रेणी क्रम का फार्मूला होता है R1 प्लस में तुम्हारे पास क्या होता है R2, ये आपके पास फार्मूला होता है। तो R बराबर देखा जाए तो R1 हम क्या लिख सकते हैं, ठीक है, R डैश माना तो 2 और प्लस में क्या इस 2 ओम को मान सकते हैं 2, तो R डैश बराबर तुम्हारे पास कितना हो जाएगा 2 2 4 ओम हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास फार्मूला देखिए, एक हमसे तुल्य प्रतिरोध ये पूछा, एक तुल्य प्रतिरोध ये पूछा, जो आपके सामने, यहाँ से स्क्रीनशॉट लिख सकते हैं। बट लास्ट में आंसर में क्या लिखेंगे आप ध्यान से सुनिए, तो लिखेंगे 3 ओम कामा 6 ओम के, ठीक है, 6 ओम के प्रतिरोध को, ठीक है, यहाँ पर क्या लिखेंगे प्रतिरोध को, यानी ये वाला, ठीक है, ये वाला प्रतिरोध को, ठीक है, प्रतिरोध को, ठीक है, पहले, ठीक है, पहले समांतर क्रम, ये समांतर क्रम है ना, पहले समांतर, ठीक है, समांतर क्रम, ठीक है, क्रम, फिर, ठीक है, या तथा लिख सकते हो, फिर 2 ओम को, ठीक है, 2 ओम को किस क्रम में जोड़ा जाए, 2 ओम को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाए, श्रेणी क्रम में, ठीक है। तो ये आपके पास तुल्य जो प्रतिरोध आएगा कितना आ जाएगा 4 ओम यहाँ पर आ जाएगा। एक सेंटेंस हो जाएगा। दूसरा सेंटेंस में क्या लिखेंगे, ये सबको तुम समांतर क्रम में जोड़े तो 2 ओम कामा तुम्हारे पास 3 ओम कामा 6 ओम को, ठीक है, ओम को, ठीक है, यहाँ पर ओम को क्या कर देते हैं समांतर क्रम में जोड़ने पर, ठीक है, समांतर क्रम में, ठीक है, समांतर क्रम में जोड़ने पर, ठीक है, जोड़ने पर हमारे पास जो तुल्य प्रतिरोध आया कितना 1 आया, तो तुल्य प्रतिरोध तुम्हारे पास क्या हो जाएगा 1 ओम आएगा। एक आंसर ये हो जाएगा, एक आंसर ये हो जाएगा। इसी को पूरा सेंटेंस में आपको इतना लिखेंगे तो आपका 4 नंबर बन जाने वाला, ठीक। इसके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछा देखते हैं। 24 नंबर हमसे क्वेश्चन पूछा है, ये तो हमने कर दिया। 24 नंबर क्वेश्चन पूछा है, घरेलू विद्युत वितरण में प्रयुक्त तार के नाम बताना पड़ेगा, उसके कार्य बताना पड़ेगा, आवरण के रंगों को भी तुम्हें क्या करना पड़ेगा लिखना पड़ेगा। टोटल और टोटल कितने नंबर का भाई 6 नंबर का है, ठीक। तो इसे प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा, ठीक। आपके सामने ये हमने क्वेश्चन प्रस्तुत कर दिया, इसे थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, बार बार छोटा बड़ा करना पड़ेगा क्योंकि हमें मैनेज करना, ठीक। आपको देखिए यहाँ पर लिखा घरेलू वितरण में प्रयुक्त होने वाले तार का नाम, कार्य तथा आवरण की तुम्हारे पास रंगों को नाम लिखिए। कितने नंबर का मेरे भाई 6 नंबर का है। ये तुम्हारे पास क्वेश्चन है और इसका तुम्हारे पास सॉल्यूशन यानी आंसर नीचे दिया गया। तो आप हेडिंग डाल के कैसे लिखेंगे देखिए, घरेलू विद्युत परिपथ में प्रयुक्त होने वाले निम्न तार होते हैं। पहला तार होता है गर्म तार होता है। क्या होता है गरम तार, जो किस कलर का होता है लाल कलर का होता है। इसमें हमेशा हमेशा बिजली, यदि आपके घर में बिजली है तो हमेशा हमेशा बिजली जलेगी। यदि मान लेते हैं बटन को ऑन करके अब प्लग में कभी, ठीक है, जैसे कोई बल्ब का प्लग है, ठीक है, जिसमें बल्ब होल्डर जिसे बोलते हैं, सॉरी होल्डर में अब ये बटन को ऑफ कर दिए हैं, ठीक है, और बटन को बंद कर दिए, बट उसमें आप अंगुली डालेंगे तभी उठा पटक देगा। क्यों? क्योंकि गर्म तार, ये लाल वाला तार हमेशा लाइव तार होता है, इसमें हमेशा हमेशा बिजली बहती है। ठंडा तार जिसे हम काला तार होता है, ये रंग हमने बता दिया, ये तार का नाम हो गया। काला तार होता है जो न्यूट्रल वायर होता है, उदासीन होता है, यदि ऑफ कर दे तो उसमें विद्युत धारा नहीं बहेगी, और ऑन करने पर काले तारे में बिजली क्या होती है बहती है, जिससे क्या हो जाता है सर्किट कंप्लीट हो जाता है, बल्ब आपका बढ़ जाता है, ठीक है। तो उदासीन वायर इसके बारे में लिखेंगे। भू संपर्क तार जिसे हम क्या बोलते हैं हरा तार के रिप्रेजेंट किया जाता है, ये अर्थिंग वायर बोलते हैं। ये अर्थिंग, जैसे आपके घर में अर्थिंग वगैरह लगा होगा ना, तो एक देखे होंगे आप, ठीक है, मान लेते प्लग देखे होंगे, ठीक, प्लग देखे होंगे, प्लग नहीं देखे, ये 2 खूंटी हो गई। 2 खूंटी का तो मतलब समझते हैं, ये वाला जो होता है तुम्हारे पास क्या होगा अर्थिंग वायर ये होता है, ठीक है। अर्थिंग वायर ये होता है जो पहले चार्जर में आता था, बट
अब नहीं आता। तो ये 3 तरह के तार हो गए, ठीक, इतना आपको लिखना पड़ेगा। फिर इसके कार्य पूछा तो हमने क्या कर दिया, यहाँ से डिफाइन कर दिया। आप स्क्रीनशॉट लेते चलिए, ठीक है। ये तुम्हारे पास क्या दे रखा, फंक्शन दे रखा, यानी कार्य दे रखा, जो आपके सामने ये दे रखा। अब इसको पढ़ देते हैं, फिर नीचे एक सर्किट डायग्राम बनाना पड़ेगा, तब आपका 6 नंबर कंप्लीट होगा। लिखें गर्म तार या लाल तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है। पहला पॉइंट ये लिखेंगे, गर्म तार यानी तुम्हारे पास जो लाल तार होता है उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है। नेक्स्ट में क्या लिखना है, ठंडा तार जिसे हम काला तार के नाम से जानते हैं। ये उदासीन तार जिसे हम न्यूट्रल नाम के यानी न्यूट्रल वायर के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट में लिखा भू संपर्क तार घर के पास, ये घर नहीं है, घर के पास जमीन के अंदर बहुत नीचे स्थित होता है। यह धातु के प्लेट से जोड़ा होता है। कहने का मतलब क्या कर देती, देखिए ये संपर्क तार आपके सतह ऐसे गड्ढा खनेंगे और उसमें बहुत सारा चीज तार कोल वगैरह लोग डालते हैं, नीचे एक प्लेट लगा के तार में ऐसे लगा देते हैं, उसके बाद मिट्टी वगैरह सब डाल देते हैं। यह अर्थिंग का काम करता है। अर्थिंग क्या होता है, जैसे आपके घर में शॉर्ट सर्किट हो, तुरंत वो क्या करे, जितना भी विभव हो सबको जीरो कर देता भानने से, ठीक। ये हो जाएगा यहाँ पर। भू संपर्क तार एक सुरक्षा का साधन है जो हमें बिजली के झटके से बचाता है। देखिए आपको बिजली मारना चाहेगा तो अर्थिंग लेके तुरंत वो क्या कर देगा, जीरो कर देगा, ठीक। और याद रखना, धरती के पास कितना भी विभव का विभवांतर दे दो तुम, वो क्या कर देगा, भन्न से सबको जीरो कर देता है, ठीक है। लिखा यहाँ पर नेक्स्ट में लिखा है भू संपर्क सूरज यानी भू संपर्क तार एक सुरक्षा का साधन है जो हमें बिजली से झटके से बचाता। पहले ये नेक्स्ट पॉइंट हो गया। घरेलू उपकरण में प्रयुक्त तार का आवरण काला होता है, ठीक, इतना लिखेंगे। उसके बाद यहाँ से आप क्या करेंगे, ये जो काला तार वगैरह ना, एक परिपथ यानी आरेख खींच कर आप क्या कर देंगे, रिप्रेजेंट कर देंगे, जो एनसीईआरटी में प्योर तरह से दिया है। इतना लिखने के बाद यहाँ परिपथ आरेख बनाना आपको दिखा देते हैं। यदि नोट कर रहे हैं तो आप नोट करते चलिए, जिससे आपको क्या हो जाएगा, बहुत सारी सुविधाएं इसमें मिलने वाली है, ठीक है। देखिए हम आपको दिखा देते हैं ठीक है। खुल्ला सिमसिम खुल्ला सिमसिम खुल्ला सिमसिम, ये आपको क्या करना पड़ेगा, इस डायग्राम को एनसीईआरटी में दिया होगा, आपके बुक में भी दिया होगा। देखिए ये भू संपर्क तार जो हरे कलर का होता है, देखेंगे बोर्ड में ये वाला जो सीजन होता है, ये हमारे पास भू संपर्क तार होता है। ये तुम्हारे पास विद्युत तार होता है जो लाल कलर का होता है, जो सामने यहाँ से ऐसे ऐसे जाता है, देखिए सब में जाएगा। उदासीन तार जो ब्लैक कलर का होता है, यदि आपके पास पेन रहेगा, ठीक है, यदि आप एग्जाम में तो लाल और हरा तो चला नहीं सकते, बट आप काले और नीले से करिएगा, उसके सामने उसका नाम लिख दीजिएगा, ठीक है। उदासीन तार, विद्युतमय तार, भू संपर्क तार, ये हो जाएगा। विद्युत पर्दे यानी बोर्ड का फ्यूज, ये तुम्हारे पास क्या होता है, फ्यूज लगा दिएगा। उसके बाद तुम्हारे पास क्या होता है, विद्युतमय, मतलब विद्युतमय नहीं समझ में आता तो आपके घर में जो मीटर लगा होगा, ठीक है, मीटर लगा होगा, वो जो विद्युत को नापता है, यहाँ पर छाप देंगे। उसका वितरण बाक्स, वितरण बाक्स नहीं समझ में आता, जिसे हम क्या बोलते हैं, मेन बोर्ड बोलते हैं, ठीक है। मेन बोर्ड से पूरे घर में आपकी क्या जाती है, बिजली जाती है। मेन बोर्ड हो गया, ये आपके पूरे घर का क्या हो जाएगा, सर्किट हो जाएगा। आपके घर में कितना भी बिजली आए तो कितना आती है, 220 वोल्ट आती है, इतना विभवांतर का होता है। इस सर्किट डायग्राम को आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा, ठीक है। इतना बनाने के बाद आपका पूरी तरह से क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, ठीक। इतना हो जाएगा वहाँ से आराम से। देखिए आपको इतना करके क्या करना पड़ेगा, इतना सबसे पहले लिखना पड़ेगा और ये फंक्शन हो जाएगा। और परिपथ आरेख हेडिंग डाल के इसको बनाना पड़ेगा, प्लीज़ आप बना लीजिएगा, तब 6 नंबर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक। ये हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुक करते हैं भाई। देखिए क्या दे रखा है 6 नंबर में, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, अथवा करके मान लेते ये नहीं आता तो आपको नीचे भी जो क्वेश्चन दिया यहाँ से अटेम्प्ट कर सकते हैं। सब हम आपको क्लियर करा के जाएंगे भाई, ठीक है, कि नहीं उल्टा सीधा मार दें, ऐसा नहीं, ठीक है। जब तक आपका कॉन्सेप्ट पूरा नहीं क्लियर होगा तब तक हमें भी नहीं मजा आएगा, ठीक है। इसमें नेक्स्ट पहला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा है, ठीक। लिशा धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र किन किन बातों पर निर्भर करता है, ये आपका 3 नंबर का। नेक्स्ट नीचे दे रखा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त नियम का नाम लिखिए, उसे स्पष्ट भी कीजिए, ठीक है। इन दोनों क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है। ये 3 नंबर का, ये 3 नंबर का, 2 क्वेश्चन इसमें, टोटल 6 नंबर का है। तो आप देखिए ऐसे हेडिंग डालेंगे कैसे, देखिए आपको थोड़ा सा इसे नीचे कर दिया जाए। देखिए लिखेंगे तुम्हारे पास प्रणालिका द्वारा या उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता निम्न बातों पर निर्भर करता। पहला देखिए सब कुछ हम एकदम अच्छे तरीके से क्या कर दिए, आपको नोट करके प्रोवाइड कराते हैं भाई, ठीक है। तो प्लीज़ आप थोड़ा सा भी क्या करिए, कमेंट बॉक्स में, हम सब्सक्राइब नहीं, कमेंट बॉक्स में सजेशन दे सकते हैं भाई, बढ़िया पढ़ाते हैं, खराब पढ़ाते हैं, ये चीज़ छोड़ दिए तो उसको दोबारा किया जाएगा। क्योंकि देखिए जब तक डिस्कस नहीं होगा, ठीक, तब तक मज़ा नहीं आएगा, ठीक है। आप थोड़ा सा बताएंगे कि सर ये आप गलत पढ़ा दिए, ये आप बहुत अच्छा पढ़ा दिए, तो हमें मोटिवेट होगा कि अच्छा ये गलत पढ़ा है, तो हमें बहुत सारी बुक रेफरेंस पढ़ना पड़ेगा, ठीक। उसे भी पढ़ के हम क्या करेंगे, आपका कॉन्सेप्ट जरूर से
जरूर क्लियर करेंगे। ठीक है, देखिए इसमें लिखा प्रणालिका, अब कैसे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता तुम बढ़ा सकते हो। ठीक है, लिखा प्रणालिका के फेरों की संख्या बढ़ाने पर चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। यदि आप ठीक सोलेनाइड में थोड़ा सा पढ़े होंगे, ये तुम्हारे पास क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र, इसमें ऐसे बताया होंगे आपके टीचर। ठीक, ऐसे हो गया यहाँ से, और यहाँ से क्या कर देते हैं, एक वोल्टेज की बैटरी जोड़ देते। अब बताओ फेरों की संख्या बढ़ा देंगे तो विद्युत धारा का मान बढ़ जाएगा, यदि विद्युत धारा का मान बढ़ जाएगा तो चुंबकीय क्षेत्र का मान भी बढ़ जाएगा। तो पहला लिखेंगे ये फेरे बताओ नजदीक नजदीक कर दें, जैसे हीटर में बताओ फेरों की संख्या नजदीक होती तो हीट ज़्यादा प्रोड्यूस करता, तो फेरों की संख्या बढ़ाने पर चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ जाता है। ये पहला पॉइंट। दूसरा लिखना आपको लिखना पड़ेगा, नेक्स्ट पॉइंट, प्रणालिका में धारा का मान बढ़ाने पर चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ जाता। अब बताइए यदि आप हाई वोल्टेज की बैटरी लगा दें, मान लेते 30 वोल्ट की बैटरी लगा देंगे तो ये विद्युत धारा तेजी से बहेगा, जितना तेज विद्युत धारा बहेगा उतना तेज क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। ठीक, धारा का मान बढ़ाने पर चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ जाता। नेक्स्ट में क्या लिख दिया, यानी प्रणालिका के अंदर यदि किसी चुंबकीय पदार्थ जैसे लौह पदार्थ को क्षण रख दी जाए तो प्रणालिका के अंदर, ठीक है, प्रणालिका के अंदर क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र बढ़ जाता। लोहा यानी क्रोड रख दिया जाए तब भी बढ़ सकता, क्योंकि लोहा भी एक लौह चुंबकीय पदार्थ होता। लोहे की क्षण की प्रणालिका को क्या बोलते हैं, क्रोड बोला जाता है। ठीक, इतना आपको लिखना पड़ेगा, नोट भी दे रखा है यहाँ से, वही चीजें जो वहां पर लिखा। प्रणालिका के भीतर सभी बिंदुओं पर क्या होती है, चुंबकीय क्षेत्र समान होता है। इससे एमसीक्यू पूछा गया था कि यानी प्रणालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र समान होता कि असमान होता है कि समांतर या कोई नहीं होता, तो किस पे मारेंगे, समान होता। नेक्स्ट में लिखा धारावाहिक प्रणालिका में धारा की दिशा बदलने पर प्रणालिका की ध्रुव बदल जाती है। मतलब जो चुंबक रहेगा ना, देखिए नॉर्थ पोल से क्या हो जाएगा, मान लेते हैं ये नॉर्थ पोल हो जाएगा। ठीक है, ये नॉर्थ पोल से रेखाएं निकलती हैं, यहाँ पर कहाँ पर जाती हैं, यानी साउथ पोल में जाती हैं। ठीक है, साउथ पोल में जाती हैं, तो यहाँ से निकल रही हैं तो ये हो जाएगा, मतलब ध्रुव चेंज कर दिया जाए तो ये चुंबक का ध्रुव भी बनने से चेंज होगा, ये नॉर्थ इधर चला जाएगा, साउथ इधर चला जाएगा। वही चीज़ यहाँ से बोल रहा है। फिर क्या लिखा, प्रणालिका के सामने से देखने पर यानी यदि धारा की दिशा दक्षिणावर्त हो तो दक्षिणी ध्रुव, यदि वामावर्त हो तो हमारे पास क्या हो जाएगा, उत्तरी ध्रुव हो जाएगा, जो आपके सामने यहाँ से हमने नोट कर दिया। अब उसी में एक क्वेश्चन और पूछा था, हमने क्या कर दिया, देखिए यह बता दिया। फिर क्या, अगर दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का आपको क्या करना पड़ेगा, प्रयोग करना पड़ेगा। और याद रखना, दिशा ज्ञात करने के लिए मैक्सवेल के दाएं हाथ के अंगूठे का नियम आपको क्या करना पड़ेगा, एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे मैक्सवेल के दाएं हाथ के अंगूठे के नियम से हम चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात कर सकते हैं, जो इस प्रकार निम्न है। देखो मैक्सवेल के दाएं हाथ के अंगूठे के नियमानुसार क्या होता है, ये पढ़ते हैं, फिर यहाँ पर आपको चित्र बनाते हैं, कैसे आपको कौन सा चित्र बनाना पड़ेगा। ठीक है, देखिए लिखा, यदि दाएं हाथ के एक सीधे धारावाही चालक को इस प्रकार पकड़े कि अंगुली तार पर लिपटी हो और अंगूठा धारा की दिशा में हो तो लिपटी हुई अंगुली की दिशा चुंबकीय बल रेखाएं की दिशा को प्रदर्शित करता है। ये क्या कह रखा, ध्यान से सुनिए इसे दोबारा। कहने का मतलब एक आपको क्या कर देना, धारावाही चालक लेना। ये आपके पास क्या होगा, हाथ होगा, थोड़ा सा दिख रहा होगा। ये अंगूठा जो रहेगा तो क्या बताएगा, धारा की दिशा, और ये अंगुली क्या बताएगी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताएगी। इसको बताओ, यदि हम क्या करें, इसको ऐसे ऐसे लपेटें तो ये अंदर की तरफ जा रहा, बट ये धारा की दिशा ऊपर की तरफ जा रहा, तो ऐसे ये करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा। यही हमारे पास क्या होगा, मैक्सवेल के दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम हो जाएगा। ठीक है, आपको डायग्राम में दिखाते हैं, ठीक है, जिससे हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा इसके बारे में। यहाँ पर उल्टा दे रखा, देखिए। ठीक, यहाँ से आपको ये वाला डायग्राम बनाना पड़ेगा, चाहे ये वाला डायग्राम बनाइए, चाहे हम दूसरी बुक में आपको दिखाते हैं। ठीक है, आपको एक डायग्राम बनाना पड़ेगा कंफर्म भाई। ठीक है, क्योंकि डायग्राम नहीं बनाएंगे तो इसको समझा ही नहीं पाएंगे। तो लिखेंगे ये जो अंगुली होती क्या चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताती है, और ये जो अंगूठा होता है धारा की दिशा को बताती है। ठीक है, तो इतना आपको यहाँ पर क्या करना लिखना पड़ेगा। देखिए थोड़ा सा यहाँ पर देखिए। ठीक है भाई, कितने चल गया बुक क्योंकि देखिए ये आपके सामने ये दे रखा, तो हम क्या रहेगा, जो अंगूठा ऐसे लपेट रहे हैं तो ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, यानी ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगी, ये वाला जो पोर्शन रहेगा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, और ये तुम्हारे पास क्या रहेगी, धारा की दिशा रहेगी। ठीक है, धारा की दिशा, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। आपको ये बनाना पड़ेगा आराम से। ठीक है, चाहे ये बनाइए, चाहे हम अपना डायग्राम खुद बनाए हैं आपको दिखा देते हैं। ठीक है, आप क्या करिए, ये वाला बना सकते हैं। देखिए ये हो जाएगा, ये अंगूठे की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, ये तुम्हारे धारा की दिशा, और ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। मान लेते
तो ये भी नहीं आता तो आप ऐसे एक रॉड बनाइएगा, इसमें बता दीजिएगा ये धारा बह रही है तो धारा की दिशा ऊपर की तरफ, तो चुंबकीय क्षेत्र तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ऐसे घुमा के चाहे ये डायग्राम लास्ट में बनाना, बट ये बनाएंगे तो आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा। टीचर कहेगा बड़ी धाकड़ आदमी है, 9 नंबर 2 थाड़ की एकदम, ठीक है। तो ऐसे आपको क्या कर सकता है, दे सकता है। इतना हो गया इनके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा, एटलीस्ट 1 घंटा होने वाला, बट जोश एकदम भरपूर रहेगा, क्योंकि देखिए जोश से नहीं पढ़ेंगे, मूल्य की तरह पढ़ेंगे ना तो आपको भी मज़ा नहीं आएगा, हमको भी नहीं मज़ा आएगा, ठीक। मज़े के साथ हमेशा पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से क्या दिया, यूपीएससी नेम लिखना पड़ेगा, ठीक है। देखिए यूपीएससी नेम दिया, संरचना सूत्र बनाना पड़ेगा, सॉरी, ठीक है। उल्टा भी दे सकता है भाई, संरचना सूत्र दे के यूपीएससी नेम भी पूछ सकता है, ठीक है। तो आपको करना ही करना पड़ेगा भाई, ठीक है। तो चलिए यहाँ से चलते हैं, ठीक। अब केमिस्ट्री की तरफ बढ़ते हैं, तो फिर क्या हो जाएगी, बायो, उसके बाद आपसे विदा लेते हैं। विदा नहीं, टीचर कभी स्टूडेंट से विदा ही नहीं लेता है, जिंदगी भर आपको याद रखेगा इसका, खाऊ टीचर बा पढ़ौले रहा, ठीक है। नहीं तो बदमाश चलो बदमाश टीचर रहते थे, ठीक है। टीचर जब रहते थे हाउ बड़ी मार ताल हो, ऐसे बोलते नहीं, मतलब हमेशा याद ही रहता, ठीक है। तो वो चीज़ें, तो यहाँ पर संरचना सूत्र आपको क्या करना बताना, पहले दे रखा एथेनोइक अम्ल, चला कोनो टेंशन नहीं, लावा हो इथेनोइक एसिड का क्या होगा, यहाँ से इनके बतावा कि कैसे हुई, ठीक है। कहाँ गई कॉपी, ठीक। लाओ सफ़ेद वाली कॉपी, जब तक सफ़ेद वाली नहीं रहेगी तब तक मज़ा नहीं आएगा भाई, ठीक है। कोई टेंशन नहीं, मज़ा है, ठीक है। इसको तुम यहाँ साइड में रख देते हैं, अभी इससे कि हमारे पास आने की इच्छा होगी, ठीक है। इच्छा क्या करेगी, ठीक है। यहाँ पर क्या कर देते हैं, एकदम से सुंदर 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 पेज पे बनाते हैं, आपके सामने यही खोज रहे थे भाई, ठीक है। इसे थोड़ा सा छोटा करते हैं भाई, छोटा होले छोटा होले छोटा होले, ठीक है, क्योंकि आपको क्लियर दिखना चाहिए। पहले हम नाम लिख देते हैं चारों का, उसके बाद हम भन्न से बना देंगे, ठीक है। देखिए क्या क्या दे रखा है, एक बार पढ़िए। एथेनोइक अम्ल मेथेनल दे रखा, मेथेनल मतलब एल्डिहाइड ग्रुप है। 1 क्लोरोप्रोपेन दे रखा, नाइट्रोमेथेन दे रखा, ठीक है। इसका नाम लिख देते हैं सबका यहाँ से, उसके बाद आपको दिखा देंगे आराम से। पहले में तुम्हारे पास ये दे रखा है एथेनोइक अम्ल दे रखा, ठीक है। एथेनोइक अम्ल दे रखा, ठीक, इसको ले गया। उसके बाद यहाँ